तो गाइस विकिपीडिया चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन। आज ये पेपर 2025 1 मार्च 2025 को ये पेपर हुआ था। बोर्ड का पेपर है 822 BY। तो आज मैं इस पेपर को सॉल्व करने जा रहा हूँ। मैंने इसके MCQ के लिए एक वीडियो पहले से बना दिया है। इसके सेक्शन बी को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करो, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम आपकी रह जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है सेक्शन बी का, क्योंकि सेक्शन ए में ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ। तो सेक्शन बी का ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस क्वेश्चन को मैंने कैसे सॉल्व किया है, इसको ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। माना ए और बी सहभाज्य संख्या बोल सकते हैं इसे, या वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। तो 7√5 = a/b, √5 a/7/b। अब यहाँ पर a, b और 7 ये तीनों नंबर पूर्णांक हैं। तो ये पूर्णांक नंबर है, यानी ये परिमेय संख्या का एक फॉर्म हो गया। a/b एक परिमेय संख्या का फॉर्म हो गया, तो इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अगर ये वाली परिमेय संख्या है तो ये वाली भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैंने यहाँ पे लिखा है a/7 भी एक परिमेय संख्या है। जब यह संख्या परिमेय संख्या है तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु हमारी कल्पना गलत है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चाप की लंबाई का फॉर्मूला था 2πr θ/360, r = 14, θ = 30। फॉर्मूला लगाएंगे 2πr θ/360, तो 2 × पाई हो गया। r की वैल्यू 14 है, 30/360, 0 से 0 कैंसिल किया, 3 से 36 काटे, 12 हो गए। 22/7 पाई की वैल्यू लिखी, और यहाँ पर 14 ये आ गया, और 2 से 12 कैंसिल करे 6, 14/6 ये आ गया 22/3 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है x का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अगला क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु a 3,4 और b -2, -1 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जरा देखें। ये है 3,4 और b है -2, -1 और अनुपात है 3:2। तो यहाँ पर 3:2 है, तो अंतः विभाजन का एक फॉर्मूला लगता है, और यहाँ पर ये वाले बिंदु ज्ञात करें। a के कोऑर्डिनेट आपके यहाँ आ जाएंगे और b के कोऑर्डिनेट यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पे ज्ञात कर रहे हैं तो x, y। अंतः विभाजन का फॉर्मूला होता है x = m1x2 + m2x1/m1 + m2। तो यहाँ पर m1 की वैल्यू 3 है, 3 × x2 की वैल्यू आपकी -2 है, प्लस m2 की वैल्यू 2 है, और x1 की वैल्यू आपकी 3 है। तो 3 दूनी 6 हो गया, -6 + 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 0/5। अब इसका y का भी इसी तरह से फॉर्म निकालेंगे। तो y का फॉर्म है y = m1y2 + m2y1/m1 + m2। 3 × -1 + 2 × 4, 3 + 2, तो -3, 4 दूनी 8 हो गया, 8 में से 3 घटाया 5/5, अब 5 का 5 में भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, यानी x, y के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो 0,1 आएंगे। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में लिखा है x का वह मान ज्ञात करो, या लिखा है x का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु x, 2 और 6, 5 के बीच की दूरी कितनी है, 5 मात्रक है। तो यहाँ पे क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो x के मान को निकालने के लिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। x का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु x, 2 और 6, 5 के बीच की दूरी 5 मात्रक है।
कोऑर्डिनेट x, तो 6, बीच की दूरी 5 मात्रक है। फॉर्मूला लगाएंगे बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x2 की वैल्यू 6 है, x1 की वैल्यू x है, प्लस y2 की वैल्यू 5 है, 5 - 2, 5 में से 2 घटाया 3 बचे, और 6 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू 5। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, रूट यहाँ से हट जाएगा और 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। 25 में से 9 को घटाया तो 16 आए, 16 में, और यहाँ पर होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो 36 + x² - 12x। तो 16 - 36 इक्वल टू x² - 12x। 36 में 16 घटाए -20 इक्वल टू x² - 12x। ठीक है, तो x² - 12x प्लस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया x² - 10x - 2x प्लस 20 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया तो ये x यहाँ से कॉमन लिया, x - 10 - 2 कॉमन लिया, x - 10 इक्वल टू 0, x - 10 x - 2 इक्वल टू 0, x = 10 x = 2। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, 1 + sec थीटा अपॉन sec थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा बट्टे 1 - cos थीटा। ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया है। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को मैंने कैसे सॉल्व किया है। यहाँ है क्वेश्चन नंबर ई है दूसरे का, 1 + sec थीटा अपॉन sec थीटा sin स्क्वायर थीटा बट्टे 1 - cos थीटा। तो LHS को हमने उठाया पहले, सबसे पहले sec थीटा का ओपन किया 1/cos थीटा, sec थीटा को ओपन किया 1/cos थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस 1/cos थीटा 1/cos थीटा। ठीक है, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल कर दिया, 1 + cos थीटा बट्टे 1। ठीक, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये आ गया। अब हमने इसको परमेयीकरण किया 1 - cos थीटा बट्टे 1 - cos थीटा। तो 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, ये हो गया a + b a - b, तो ये हो जाएगा a² - b²। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक, तो हमने 1 - cos स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखा, sin स्क्वायर थीटा बट्टे 1 - cos थीटा। यही हमें प्रूव करना था, ये लिखा हुआ है आपके में, sin स्क्वायर थीटा बट्टे 1 - cos थीटा, यही हमने प्रूव करके निकाल लिया है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर माध्य निकलवा रहे हैं। निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए, 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24 और 24 से 30। 5, 9, 10, 12, 4 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30। FI है 5, 9, 10, 12, 4। अब सबसे पहले जब भी माध्य निकालते हैं तो सबसे पहले इसका मिड पॉइंट निकालते हैं। तो 0 और 6 के बीच में जो फ़र्क है वो 3 का फ़र्क है। तो 3 का फ़र्क है तो 3 यहाँ पे लिखे। अब ये सारे नंबरों में आगे वाले जितने भी नंबर दिए हैं इन सब में हम 3 का फ़र्क है तो 3 हम इसमें जोड़ देंगे। तो 3 इसमें जोड़े, 6 और 3 9 हो गए, 12 और 3 15 हो गए, 18 और 3 21 हो गए, 24 और 3 27 हो गए। अब इनका आपस में गुणा करेंगे तो ये 15 आ गया, 9 का गुणा 9 में करेंगे तो 81 हो गया, 10 का गुणा 15 में करेंगे तो 150 हो गया, 12 का गुणा 21 में करेंगे तो 252 हो गया। ठीक है, और 24 का गुणा 27 में करेंगे तो 108 हो गया। इन सबको जोड़ा तो 606 बना, इन सबको जोड़ा तो 38 बना। ठीक है, x बार बड़ा समेसन FI XI बट्टे समेसन FI 606 बट्टे 38, 303 बट्टे 19 इसका आंसर आ रहा है। आगे सॉल्व करना चाहो तो आप कर सकते हो, मैंने इतना ही किया है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 संकेंद्रीय वृत्त। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 संकेंद्रीय वृत्त। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 5 खंडों को हल कीजिए। यहाँ लिखा है 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 3 सेमी और 5 सेमी है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो भैया संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं उनको पहले समझ लो। संकेंद्रीय वृत्त वह होते हैं जिनका केंद्र एक हो, केंद्र एक होना चाहिए और उसके ऊपर कितने भी वृत्त आप खींच सकते हो, उनकी त्रिज्या बदलती जाती हैं लेकिन सेंटर उनका सेम होता है, उन्हें संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो यहाँ पे हमने फॉर क्वेश्चन भी लिखा हुआ है 2 संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 3 सेमी और 5 सेमी है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की को स्पर्श करती है। तो यहाँ पर देखिए ये इसकी त्रिज्या 3 सेमी है छोटे वृत्त की और बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी। मैंने इसको स्पर्श कर दिया। ठीक है, 5 3, अब ये 90 हो गया क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो मैंने इस बार इतनी भुजा की निकाल रहा हूँ AB की। तो यहाँ पर पाइथागोरस लग जाएगी क्योंकि ये 3 है, ये 5 है, ये 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने सॉल्व किया तो OB का वर्ग 5, OA का वर्ग 3 और AB स्क्वायर
यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को हमने लगा के 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, AB स्क्वायर, 25 में से 9 घटाया 16 आया, यानी ये आ गया 4, इतना 4 आता है। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 ही होगी, अगर दोनों मिलाएंगे तो जीवा की लंबाई हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थेल्स की थ्योरम से रिलेटेड है। लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखाएं अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ठीक है, ये थेल्स की थ्योरम ही आ गई, वैसे इसके क्वेश्चन भी आते हैं। लिखा है एक त्रिभुज ABC इस प्रकार है कि DE पैरेलल है BC के, ये भुजा इसके समानांतर है। तो भुजा AB और AC को क्रमशः हमने दो बिंदुओं पर विभाजित किया, D और E पर प्रतिच्छेद करती हैं। हमें इसमें निकालना है AD बट्टे BD, AE बट्टे EC। तो हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का एक काम किया, क्योंकि त्रिभुज है, त्रिभुज दो त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, एक छोटा त्रिभुज बन रहा है और एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है। छोटा त्रिभुज ADE है, दूसरा त्रिभुज ABC है। तो यहाँ पर हमने पहले इस त्रिभुज, इस पर हमने एक लंब डाला और इस पर एक लंब डाला। ठीक है, लंब डाला DM, यानी रेखा AC पर हमने लंब डाला DM। ठीक, तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिखा है EL परपेंडिकुलर है AB। ठीक है, ये AB लिखा हुआ है, EL परपेंडिकुलर है AB और DM परपेंडिकुलर है AC। लंब हमेशा एक ही बार डाला जाता है, पूरी भुजा पर डाला जाता है। तो सबसे पहले हमने उठाया यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है, अब इसको जरा ध्यान से देखना, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो हमने सबसे पहले ट्राइंगल उठाया ADE, यानी ऊपर वाला। ठीक है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार AD है और लंब इसका ये है EL, मैंने सिर्फ इतना लिया है। अब एक दूसरा ट्राइंगल उठाया ये वाला, ठीक है, DBE, या आप ये वाला उठा सकते हो ABE। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो आप। अब हमने लिया यहाँ पर तो 1/2 BD, मैंने ये लिया BDE। अब यहाँ पर अगर हम इतना लेते हैं तो इसकी जो ये रेखा है इस पर लंब एक ही रहेगा, यानी EL, यानी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब मैंने इन दोनों का आपस में भाग लगा लिया, समीकरण 1 और समीकरण 2। ADE और BDE का भाग लगाया तो 1/2 AD गुणा EL, DB गुणा EL। 1/2 से 1/2 कैंसिल किया, EL से EL कैंसिल किया, बचा क्या AD बट्टे BD। ठीक है, इसी तरीके से हमने यहाँ पर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 1/2। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है, अब हम यहाँ पर दूसरे साइड की तरफ लेके चलेंगे आपको। जैसे हमने इस साइड को हमने अभी ज्ञात किया था, ठीक है, अब हम इस वाली साइड को आधार मानकर इसके त्रिभुज को निकालेंगे। तो हमने यहाँ पर निकाला है, ये लिखा हुआ है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 AE गुणा DM। ठीक है, और त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल 1/2 EC गुणा DM। ये थेल्स की थ्योरम है। अब हम इस वो समीकरण 3 मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। समीकरण 3 का 4 में भाग लगाया, 1/2 AE गुणा DM, 1/2 EC गुणा DM। ठीक है, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे। तो हमने पहले ये वाला ट्राइंगल उठाया है तो AC, पहले ये वाली भुजा हो गई AE और इसकी ऊंचाई हो गई DM, फिर ये वाली भुजा हो गई, ठीक है, EC और इसकी ऊंचाई DM, ऐसे लिया है। ठीक है, यहाँ पर देखो आप 1/2 से 1/2 DM कटेगा AE बट्टे EC। जब आधार एक ही हो तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हुआ त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल और त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हुआ त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। आधार कैसे बराबर है वो भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ। यहाँ पर देखिए ये वाला ट्राइंगल है ADE और दूसरा वाला ट्राइंगल है BDE। तो इन दोनों का आधार सेम है। इधर से भी ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों का आधार क्या है DE, यानी जब, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दूसरे का C क्वेश्चन क्या है। हाँ, एक चीज़ और बताना रह गई, यहाँ दोनों आधार बराबर हो जाएंगे तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल और त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल DBE, यानी ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो बराबर हो जाएंगे तो ये वाली भुजा, ठीक है, का अनुपात और ये वाली भुजा का अनुपात ये आपस में बराबर हो जाएगा। AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC, ये दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 2C। इसमें यहाँ लिखा हुआ है
कहाँ गया, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योगफल 365 हो। अब क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, अगर ये क्रमागत संख्या होती है एक, उसके बाद आती है दो, दो के बाद आती है तीन, तो ऐसे ही यहाँ पर दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योगफल 365 है, तो हमने यहाँ पर दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक माने x, x प्लस वन, x प्लस वन। अगर हम यहाँ पे x की जगह एक लिखेंगे तो ये क्या आएगा, आगे वाला दो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनके वर्गों का योगफल 365 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x इज इक्वल टू 365, तो एक्स स्क्वायर 2x और ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन माइनस 365। 365 में से एक घटाया 364 आए, दो यहाँ से मैंने कॉमन लिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू जीरो। 182 के मैंने यहाँ पर खंड करे हैं, तो ये आ रहा है 2 7 13, तो 14 में से मैंने 13 घटा दिए, ठीक है। 14x माइनस 13x 182, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182, ठीक है। तो x यहाँ से कॉमन लिया, x प्लस 14, यहाँ से 13 कॉमन लिया, x प्लस 14, यानी ये वाला तो माइनस 14 हो जाएगा, तो ये वाला इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। तो मैंने संख्या मानी थी x, x प्लस वन, तो 13 यहाँ पे लिखूंगा, तो 13 प्लस वन है। क्वेश्चन है 2D का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2m माइनस वन इंटू एक्स प्लस एम प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और बराबर हैं, तो m का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मूल वास्तविक होते हैं या बराबर होते हैं, ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2m माइनस वन इंटू एक्स प्लस एम प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर दिगात समीकरण से हम तुलना करेंगे, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, ये लिखा हुआ। तो यहाँ पर ये a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर 2m, a बराबर 1 और b इक्वल टू 2m माइनस 1 और c इक्वल टू m प्लस 5। अब यहाँ पर मूल बराबर है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac में हमने रखा, तो 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एम प्लस 5, तो ये हो गया 2 दूनी 4, m माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4m माइनस 4 पंजे 20, ठीक है। तो ये हो गया 4m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2m माइनस 4m माइनस 20 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 4m स्क्वायर प्लस 4 4 दूनी 8m माइनस 4m माइनस 20 इक्वल टू 0, तो 4m स्क्वायर 8 और 4 12 और 20 और में से 4 घटाया 16 आया, 4 यहाँ से कॉमन ले लिया, m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4, ठीक है, 4 0 में चला गया, m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4। अब यहाँ से हम इसके फैक्टर करेंगे, तो 4 एकम 4, 4 में से 1 घटाया 3 आएंगे, m स्क्वायर माइनस 4m माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ से m कॉमन ले लिया, m माइनस 4, यहाँ से 1 कॉमन ले लिया, m माइनस 4, m प्लस 1, m माइनस 4 इक्वल टू 0, तो m बराबर 4, m प्लस 1 इक्वल टू 0, तो m बराबर माइनस 1, ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक, m की वैल्यू भी आ गई। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मध्यिका का क्वेश्चन लिखा है, अज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए यदि दिए गए बारंबारता बंटन मध्यिका 24 है, यानी p का मान यहाँ पर निकालना है। तो p का मान निकालेंगे, सबसे पहले हमने लिखा CI 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50, ठीक है, 5 25 25 20 7। सबसे पहले आपको हम एक बात बता दें कि हमेशा मध्यिका में कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकाला जाता है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को जब निकालते हैं तो हमेशा जैसे यहाँ पे लिखा है 5 में 25 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 में 25 जोड़ेंगे 55 हो जाएगा, 55 में p जोड़ेंगे तो 55 प्लस p हो गया, और 55 प्लस p में 7 जोड़ेंगे तो 62 प्लस p हो गया। अब 62 के आधे कितने होते हैं, 31 होते हैं, तो 30 तक तो यहाँ पर है, ठीक है, 31 वाला जो नंबर आएगा वो इसमें आएगा, तो ये हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी f, और ये हो गई CF, और ये हो गई आपकी L। तो हमने यहाँ पे L बराबर 20 लिखा है, ठीक है, F बराबर 25 लिखा है और CF बराबर 30 लिखा है, ठीक। हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF इंटू H/F। अब माध्यक है 24 दे रखा है ऑलरेडी, ठीक, और L 20 है, 62 प्लस p, ये वाला n हो जाएगा /2, CF माइनस 30, H है 10/25, 5 दूनी 10 55 25 2/5, 62 प्लस p/2 माइनस 30/2/5। 24 में से 20 घटाए, ठीक है, 4 आए, 5 का गुणा ऊपर किया और 2 का भाग दिया,
2 दूनी 4, 5 दूनी 10 हो गए, 30 को इधर भेजा तो 30 और 10 कितने हो गए 40, 40 बराबर 62 प्लस 2 पी बट्टे 2। तो 40 में कैंची का गुणा करेंगे, 40 दूनी 80 हो गए, 80 में 62 घटाया 18, पी का मान 18 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायिकता का है। एक थैले में 5 काली 7 लाल 3 सफ़ेद गेंद हैं। एक गेंद यदृच्छा निकाली जाती है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निकाली गई गेंद लाल है, काली नहीं है। तो काली नहीं है तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कैसे किया है मैंने यहाँ पर। ठीक है, कुल गेंद है 5 धन 7 धन 3। ठीक है, 5 वाली जो गेंदें हैं वो काली हैं, ब्लैक बॉल है। ठीक, लाल वाली 7 है यानी रेड है, और 3 जो हैं वो वाइट हैं यानी सफ़ेद हैं। मैंने सबको जोड़ा 15 हो गया। संख्या गेंद लाल की जो है गेंद है 7, तो लाल गेंद निकाले यानी कि प्रायिकता 7/15 हो जाएगी। ठीक है, काली गेंद की संख्या, काली गेंद कितनी है 5। ठीक है, काली गेंद की अभिष्ट प्रायिकता हो जाएगी 5/15 यानी 1/3। ठीक, अब यहाँ पर इन्होंने बोला काली गेंद नहीं है, तो काली गेंद नहीं है तो लाल गेंद या सफ़ेद गेंद होगी। तो लाल और सफ़ेद को पहले जोड़ो। ठीक है, लाल और सफ़ेद कितनी हो गई 5 और 3 8, 5 और 3 8 बॉल हो गई। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐसे किया है, काली गेंद नहीं है तो काली गेंद नहीं है, तो ये काली गेंद की अभिष्ट प्रायिकता थी, काली नहीं है तो इसकी प्रायिकता 2/3 ये इस तरह से आ रहा है। या फिर यहाँ पर एक तरह से और कर सकते हैं, 5 बॉल 5 आपकी लाल बॉल है, 5 आपकी काली गेंद है, ब्लैक बॉल है, 5 काली नहीं है। ठीक है, काली नहीं है तो 7 और 3 10, 10/15। एक मिनट, अगर रेड और वाइट अगर हम जोड़ते हैं तो 7 + 3 बराबर 10 होता है, 10/15 बॉल है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब काली नहीं है तो 2/3 ही आ रहा, सही है। ठीक है, 2/3 ही आएगा, बिल्कुल सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, 7 पदों का योगफल 49 है, 17 पदों का योगफल 289 है। तो हमने यहाँ पे n/2 2a + n - 1 × d n बराबर 7 को रख दिया। जब 7 को रखेंगे तो S7 बराबर 7/2 2a + 7 - 1 × d। ठीक है, अब यहाँ पे S7 की वैल्यू 49 आ गई, 49 बराबर 7/2 2a + 6d। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, 49 कैंची का गुणा कर दिया, 49 × 2/7, 7 7 49 यानी ये वैल्यू आ गई 14 = 2a + 6d। ये वैल्यू बनी यानी 2a + 6d की वैल्यू कितनी बन गई 14। अब यहाँ पे हमने 17 पदों का योगफल 289 जो ये लिखा हुआ है। ठीक, S17 और 17/2 2a + 17 - 1 × d। ठीक है, ये आ रहा है। अब इसके बाद S17 की जो वैल्यू है वो 289 है, 289 = 17/2 2a + 16d। अब यहाँ पे कितना लिखा था 2a + 6d, यहाँ पे कितना आ रहा है 16d, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 2a + 6d यानी इस 16d को ब्रेक कर लिया, 2a + 6d + 10d यानी इसकी वैल्यू कितनी है 14। मैंने यहाँ पे 14 लिखा प्लस 10d = 17/2। ठीक है, यहाँ पर हमने कैंची का गुणा किया, गुणा 2/17। मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है, 289 गुणा 2/17 बराबर 14 + 10d। 17 17 289, 17 दूनी 34, 34 - 14 20 हो गया। ठीक है, 10 दूनी 20, डी का मान कितना हो गया 2। अब डी का मान 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे 14 बराबर 2a + 6d। ठीक है, 14 = 2a + 6d, तो 2a + 6 × 2 6 दूनी 12 हो गया, 14 में से 12 घटाए 2, तो 2 से 2 काट दिए, a का मान कितना आ गया 1। अब यहाँ पे n पदों के योगफल को पूछा है, Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d। तो n/2 a की वैल्यू रखो, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे रखेंगे 2 × 1 n - 1 × 2, 2 + 2n - 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कट गया, Sn बराबर n²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, अथवा में और दिया, मैंने इसको भी सॉल्व कर दिया है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है, यानी उसका आधार अगर x है तो ऊंचाई उसकी हो जाएगी x - 7।
कर्ण उसका 13 सेंटीमीटर, अन्य 2 भुजाएं। अगर समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगेगी, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगती है तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण 13 हो गया, लंब में x-7 और आधार आपका x है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग 13 का वर्ग x-7 का वर्ग और x स्क्वायर। 13 का वर्ग 169 हो गया, x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस x स्क्वायर, ठीक है। 169 में से मैंने 49 को घटाया 120 आया, 2x स्क्वायर माइनस 14x, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120, 2 यहाँ से कॉमन लिए, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, तो 60, 12 पंजे 60 होते हैं, x स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5, तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस हो गया 60, तो x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60, x यहाँ से कॉमन लिया x माइनस 12, यहाँ से 5 कॉमन लिया x माइनस 12। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x प्लस 5 आ गया, x माइनस 12, x बराबर माइनस 5, x बराबर 12। तो ये इम्पॉसिबल है क्योंकि x बराबर माइनस 5 नहीं हो सकता, ऊंचाई x माइनस 7 है, तो यहाँ 12 रखेंगे, 12 माइनस 7 5 हो गया, आधार आपका 12 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 नंबर का ये क्वेश्चन है। यहाँ लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 बट्टे साइन ए प्लस कॉस ए प्लस माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन ए। मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये लिखा हुआ है साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन ए। यहाँ पर मैंने कॉस ए का दोनों पक्षों में भाग लगाया है, अंश में भी भाग लगाया है और हर में भी भाग लगाया है कॉस ए का, ठीक है। तो कॉस ए का जब भाग लगाएंगे तो प्रत्येक पद में हमने दिया, ठीक है, LHS में कॉस ए कॉस ए कॉस ए कॉस ए कॉस ए कॉस ए, तो इससे ये कट गया, ये भी कट गया। साइन बट्टे कॉस होता है टेन, माइनस 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए होता है सेक ए, ठीक है, और ये हो गया टेन ए प्लस 1 माइनस सेक ए। अब इसको मैंने इकट्ठा किया, टेन ए प्लस सेक ए माइनस 1, टेन ए माइनस सेक ए प्लस 1, ठीक। यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है, तो 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे किया है टेन ए प्लस सेक ए माइनस 1 की जगह हमने लिखा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे टेन ए माइनस सेक ए प्लस 1, ठीक है। हमने यहाँ पे ये लिख दिया। अब टेन ए प्लस सेक ए यहाँ से हमने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में ब्रेक किया, तो ए माइनस बी ए प्लस बी यानी सेक ए माइनस टेन ए सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ से हमने टेन ए प्लस सेक ए कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा 1 माइनस सेक ए माइनस टेन ए। इस माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा टेन ए प्लस सेक ए, तो ये ऊपर और नीचे एक जैसा हो जाएगा, ये आ गया टेन ए प्लस सेक ए। लेकिन हमारा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन ए, तो हमने यहाँ पर लिखा है टेन ए प्लस सेक ए। हमने इस पर अंश और हर में परमीकरण किया टेन ए माइनस सेक ए का, तो ये हो गया टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए, ठीक है, टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए बट्टे टेन ए माइनस सेक ए। अब ये जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, ये वैल्यू होती है आपकी 1 के बराबर, तो यहाँ पर हमने लिखा 1 अपॉन टेन ए माइनस सेक ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ लिखा हुआ है एक खिलौना शंकु के ऊपर अर्धगोले के रूप का, जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। यदि खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें दो चीज़ पूछ ली गई हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछा है और आयतन भी पूछा है। तो हमने सबसे पहले इसका आयतन निकाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले खिलौने की ऊंचाई इन्होंने 15.5 दे रखी है, तो इसकी त्रिज्या 3.5 है, तो इसकी गहराई भी 3.5 होगी। तो 15.5 में से जब 3.5 घटाया तो ऊंचाई शंकु की रह गई 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और शंकु की त्रिज्या होगी 3.5। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर 3.5 और एच है 12। 7 पंजे 35 और 3 चौक 12, ठीक है। 22 पंजे 110 होते हैं और 35 दूनी 70 दूनी 104 है। 11 14 का गुणा किया 154 आया, ठीक। अब अर्धगोले का आयतन होता है 1/2 गुणा 4/3 पाई आर क्यू, तो 2 दूनी 4, ये 2/3 पाई आर क्यू हो गया। 3.5 3 बार लिखा हमने, तो 2/3 22 बट्टे था, 3.5 3, ठीक है। 7 का हमने 3.5 में भाग लगाया, तो 7 पंजे 35 आ गया,
22 पंजे 110 यानी 11 आ गया, 2 आ गया, 35.5, 35.5 का जब गुणा करेंगे तो 12.25 आता है, 12.25। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये आया 269.50। ये आयतन था खिलौने का संपूर्ण आयतन, इन दोनों को जोड़ करके ये आ गया 423.50। अब हम निकालेंगे इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, खिलौने का कुल ऊंचाई 15.5 थी, ऊंचाई 15.5 में से 3.5 घटाई तो h ऊंचाई 12 रहेगी शंकु की, त्रिज्या 3.5 है। तो सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे शंकु का, तो एल स्क्वायर बराबर एल चाहिए, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर बराबर 12 स्क्वायर प्लस 3.5, 144 12.25, ये हो गया 156.25, 15,625.0 बढ़ाया। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो इस तरह से होगा 15,625/100। ठीक है, तो ये बन गया 125/10, तो ये बन गया एल की वैल्यू 12.5 सेंटीमीटर। अब शंकु का वक्रपृष्ठ निकालेंगे तो पाई आर एल फॉर्मूला होता है 22/7, 3.5 गुणा 12.5, 7 पंजे 35, 22 पंजे 110, 11 का गुणा 12.5 में करा 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 गुणा 22/7 गुणा 3.5 गुणा 3.5, 2 गुणा 22 पंजे 100, ये हो गया 22 पंजे 110 और 3.5 का गुणा 2 में करेंगे, 35 दूनी 70 होते, एक अंक बाद दशमलव लगाया, यहाँ पे 22 पंजे 110, एक अंक बाद दशमलव, 11 7 70, दोनों वैल्यू को ऐड करके संपूर्ण खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। वीडियो कैसा लगा? वीडियो हेल्पफुल है, मैंने दोनों सेक्शन ए और सेक्शन बी को सॉल्व कर दिया है। अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अगर आपके पास भी कोई दूसरा सेट आया हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल।